Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back everybody to my channel. ये वीडियो होने वाली है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि नेसेसरी हैं फॉर टीचिंग सर्टिफिकेशन ऑल ओवर कनाडा। सो ये में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जनरली अवेलेबल होने चाहिए और प्रोविंस टू प्रोविंस थोड़ा बहुत डिफर करता है कि टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं या कोई एक प्रोविंस किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा प्रोविंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो एक अलग स्टोरी है। मैंने एनएल के बारे में आपको शेयर करा था कि एनएल टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी और ऑल दैट काफ़ी डिटेल में। अब हुआ ये है कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन ये भी किया था कि अगर हमारा मास्टर्स ऑफ एजुकेशन किसी और प्रोविंस से है और तो वो क्या दूसरे प्रोविंस में एक्सेप्टेबल होगा। तो डेफिनेटली होगा क्योंकि मैंने किया था अपना मास्टर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर मेमोरियल यूनिवर्सिटी से, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इन क्वाइट अ डिटेल कि क्या प्रोसीजर था, एडमिशन एंड एवरीथिंग, और मैंने कौन सा रूट लेके उसको मास्टर्स को किया था और क्यों वो मैंने रूट को प्रेफर किया था इन डूइंग ए मास्टर्स, बिकॉज उससे मुझे टीचिंग सर्टिफिकेशन हासिल करने में थोड़ा आसानी हो गई थी। नाउ द थिंग इज के कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एनएल का सर्टिफिकेशन नहीं है, आई हैव द सर्टिफिकेशन ऑफ टू अदर प्रोविंसेस लाइक एक मैनिटोबा जहाँ पे मैं फिलहाल अभी टीच कर रही हूँ एट द मोमेंट, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तीसरा साल है टीच करते हुए इन अ कैनेडियन स्कूल। और दूसरा मेरे पास एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन भी है जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, बिकॉज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप प्लान, आप एक दो लेके रखें, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन लेते हैं तो कुछ डिसीजंस आपको इमिग्रेशन प्रोसेस को क्विकली करने के लिए लेने होते हैं, एंड देन आफ्टर यू हैव द पीआर दैट, जिसे परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस कहते हैं, जब आपको जैसे ही वो पीआर मिलती है देन आप सोचते हो कि नहीं जी ये प्रोविंस नहीं, मैं किसी और प्रोविंस में मूव करना चाहती हूँ। तो जब आप किसी अपने आप को रीलोकेट करना चाहते हैं आप किसी और जगह पे, और हम टीचर्स हैं जैसे कि, और हमें टीचिंग ही हमारा प्रोफेशन है और वी वांट टू कंटिन्यू विद दैट, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जिस प्रोविंस में हम रीलोकेट करना चाहते हैं ड्यू टू वट एवर रीजन, उसकी सर्टिफिकेशन हमारे पास पहले से मौजूद हो, ताकि आप अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर नीचे कंडीशन होती है कि यू हैव टू हैव द टीचिंग सर्टिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। अगर आपके पास वो टीचिंग सर्टिफिकेशन नहीं है, यानी वो लाइसेंस नहीं है, टीचिंग लाइसेंस नहीं है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू इवन अप्लाई। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि शुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ टीचिंग लाइसेंस, कि अगर आपके पास इन केस नहीं है ड्यू टू वट एवर रीजन उस पर्टिकुलर प्रोविंस का लाइसेंस, फॉर एग्जांपल जब मैं मैनिटोबा आ रही थी फ्रॉम एनएल, तो एनएल का टीचिंग सर्टिफिकेशन मेरे पास था लेकिन मैनिटोबा का टीचिंग लाइसेंस मेरे पास नहीं था। तो जब मैंने अप्लाई किया फॉर दिस पर्टिकुलर टीचिंग पोजीशन, तो उसके अंदर उनके जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें ये लिखा हुआ था कि यू शुड बी एलिजिबल फॉर मैनिटोबा टीचिंग सर्टिफिकेशन, विच आई वाज। So Alhamdulillah, I applied with, obviously I attached my NL teaching certification along with it, my degree and everything जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके बेसिस पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉब मिल गई। और फिर मैंने यहाँ पे टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया और वो भी मुझे मिल गया। बट द ट्विस्ट इज कि यहाँ की टीचिंग सर्टिफिकेशन लेना में मुझे बहुत मुश्किल हुई, और उसकी वजह ये थी कि एक तो पेंडेमिक था, दूसरा इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हटकर थी एज कम्पेयर टू एनएल। तो उसके वजह से मुझे टीचिंग सर्टिफिकेशन जो यहाँ पे मिला तकरीबन 1.5 साल में मिला, लाइक आफ्टर 1.5 years ऑफ माई टीचिंग इन दिस स्कूल जो कि मैनिटोबा में मौजूद है, उसके 1.5 साल बाद मुझे टीचिंग सर्टिफिकेशन मिला है, जिसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज है जो आप कह सकते हो, कुछ पर्क्स मैं एलिजिबल नहीं थी उनके लिए, क्योंकि मेरे पास मैनिटोबा का टीचिंग लाइसेंस नहीं था फॉर द फर्स्ट 1.5 years व्हेन आई वाज टीचिंग हियर।
तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा, और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग वो गलती दोहराएं नहीं, कि आप जब भी रिलोकेट करने का सोचें तो उससे 1 साल 1.5 साल पहले प्लानिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है। और उस जहां पे आप मूव होना चाह रहे हैं उसका लाइसेंस आप लेके पहले से रख लीजिए, ताकि जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करें तो आपको वो तमाम पर्क्स, तमाम फैसिलिटीज मिलें जो कि एक लाइसेंस्ड पब्लिक स्कूल टीचर को मिलते हैं। ठीक है जी। एक तो ये बात कवर हो गई। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर प्रोविंस में मोर लेस सेम होते हैं, तो वो मैं आपको बताती चलूँ। मेरे पास इस वक्त 3 टैब्स मैंने ओपन किए हुए, क्योंकि मैंने अल्बर्टा, एनएल और मैनिटोबा तीनों के लिए किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो दी प्रोसेस, दी प्रोसीजर्स ऑफ ऑल दीज 3 सर्टिफिकेशंस। किसी ने मुझसे एक और क्वेश्चन किया है कि आपने जब आईएल्स दिया तो उसकी बैंड रिक्वायरमेंट कितनी थी फॉर द लाइसेंसेस। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जब मैंने एनएल के टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो उसमें कोई खास नहीं थी, बट इंग्लिश रिक्वायरमेंट थी कि भाई मिनिमम आपका 6 होता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। तो उसमें दूसरा मेरे पास क्योंकि एकेडमिक आइल्स था विद अ गुड स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह, तो और क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए उसे दिया था, आपने अगर मेरी आइल्स की वीडियो देखी हो मैं बता चुकी हूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह विद 7.5 स्कोर था आइल्स, जिसे कहते हैं कि एवरेज। तो उसके बिना पर मुझे लाइसेंस में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं कि क्या हर प्रोविंस में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सेम है? नहीं है। ठीक है, कुछ प्रोविंसेस में वो बैंड स्कोर ज्यादा मांगते हैं, कुछ में कम मांगते हैं, कुछ 2 एरियाज में ज्यादा मांगते हैं, कुछ 2 एरियाज में कुछ कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्बर्टा की आपको बात बताती हूँ। क्योंकि ये मैंने अभी अभी दिया है तो मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरा एक्सपायर हो चुका था तो आई हैड टू डू इट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग वीडियो है आइल्स की, आप उसको जाके देख सकते हैं मेरी। तो इसमें एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन में इनकी रिक्वायरमेंट थी कि स्पीकिंग में और राइटिंग में एटलीस्ट 7 होना चाहिए। इसी तरह लिसनिंग में और रीडिंग में 6.5 ईच होना चाहिए। यानी स्पीकिंग 7, राइटिंग 7, लिसनिंग 6.5 एंड देन रीडिंग 6.5। सो अगर आपका ये बैंड स्कोर आता है तो यू आर एलिजिबल। आपने एक जो आपकी इसलिए देयर आर सो मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड करने हैं, तो आपका एक जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ आइल्स ही दे सकते हैं। नहीं जी, आइल्स नहीं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए आप टोफल भी दे सकते हैं, और फिर उनका एक और स्कोर है एंड ऑल दैट। मैं ये सारे टीचिंग लाइसेंसेस की वेबसाइट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आपको उससे आइडिया हो जाएगा ना। बात करते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो जनरली तमाम कनाडा में हर प्रोविंस में रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 आई वुड से कि आपका लीगल आपका वर्क स्टेटस होना चाहिए इन कनाडा। नंबर 1। ठीक। उसमें अगर आपके पास इवन वर्क परमिट है तो भी चलेगा। ठीक है। अगर आपके पास स्टूडेंट आवर का, जिसे आप बोलते हैं कि जी स्टूडेंट वीजा है, तो स्टूडेंट वीजा की बुनियाद पे यू कैन वर्क पार्ट टाइम, दैट इज 20 आवर्स अ वीक। अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, वो आपको यू जस्ट हैव टू कीप ऑन चेकिंग, उस पर ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अनाउंस ये किया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन वर्क फुल टाइम। तो अब वो कहाँ तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, ऑब्वियसली वो चल रहा है प्रोसेस। लेकिन जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई थी तो ऑन अ स्टूडेंट वीजा वी वर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस, यानी यूनिवर्सिटी से बाहर। ठीक है। उसके बेसिस पे इसलिए मेरा लीगल स्टेटस बनता है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, पीआर है, या सिटीजनशिप है ऑफ कोर्स, तो ये चारों चीजें आपका लीगल वर्क स्टेटस बताती हैं कनाडा में। तो वो आपका लीगल वर्क स्टेटस का डॉक्यूमेंट ये चाहिए होता है। फिर आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास पीआर कार्ड या सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। फिर आपको चाहिए होता है अपने तमाम क्रेडेंशियल, जहां जहां से आपने लिया है। बेहतर ये होता है, बेस्ट बल्कि आई वुड से ये होता है कि आप कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन करवा लीजिए वेस्ट से।
दैट इज वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। वहां से आप वेस्ट में जाके अब अपना अकाउंट बनाते हैं ऑनलाइन। उस अकाउंट में आप अप्लाई करते हैं। आई हैव डिस्कस दैट इन क्वाइट अ डिटेल इन माय वेस्ट वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट प्लीज। तो ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, गेट योर ऑल क्रेडेंशियल्स इवेलुएटेड। कौन सा वाला इवेलुएटेड? कोर्स बाय कोर्स इवेलुएशन। कहाँ से? वेस्ट से, ठीक है। ये तीन हो गया। उसके बाद अगर आपका आपका नेम चेंज हुआ है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ताकि आपका शादी से पहले वाला नाम और शादी के बाद वाला नाम का प्रूफ चाहिए होता है कि व्हाट इज द प्रूफ, ठीक है जी। ये हो गया। फिर आपको चाहिए होता है कि आपका व्हाट डू वी कॉल दैट, लेटर ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग आपको चाहिए होती है कि जी आपने जहाँ से अपनी एजुकेशन डिग्री ली थी उसकी आपको उस जैसे कहते हैं ना, जो सर्टिफिकेशन बॉडी से था उससे आपको चाहिए होता है लेटर ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो सर्टिफिकेशन बॉडी थी वो कराची यूनिवर्सिटी थी, जहाँ से मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन किया और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन किया फ्रॉम पाकिस्तान। वो ऐसा कोई लेटर प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आइदर इट हैज टू बी द सर्टिफिकेशन बॉडी और द लास्ट स्कूल दैट यू टॉट एट। तो मैंने लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग हासिल किया अपनी लास्ट जॉब से, जो कि थी मनारात इंटरनेशनल स्कूल, रियाद, सऊदी अरेबिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड्स ओवर देयर, माय कॉलीग्स ओवर देयर हु हेल्प मी आउट विद दैट। और उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एंड बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए, दिल से दुआ है, एंड आई लव देम ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो हो गया, ठीक है जी। ये आपकी बात हो गई, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके क्रेडेंशियल्स के बारे में हो गई, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग हो गई, फिर आपकी लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग हो गई। अब बात आती है एक्सपीरियंस लेटर्स पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, यू हैव टू सेंड ए प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं ना वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन आपको चाहिए होता है फ्रॉम एवरी स्कूल दैट यू हैव वर्कड एट, ठीक है। कनाडा आने से पहले जहां जहां आपने काम किया है वहां से आपको लेटर, जिसे आप वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस कहते हो, वो चाहिए होता है। और इनके साइट्स पे वो डॉक्यूमेंट मौजूद होता है, वो टेम्पलेट मौजूद होता है, जिसको आपको फिल करवाना होता है अपने हर उस स्कूल से जहाँ पे आपने काम किया। एंड देन that particular document has to be sent directly to the certification body in Canada, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो TCS करेंगे या कुछ भी करेंगे, इट कैन नॉट बी ईमेल्ड, इट कैन नॉट बी फैक्स, इट हैज टू बी सेंट डायरेक्टली, जिसे आप मेल करना कहते हो, ठीक है, किसी भी कोरियर सर्विस से, ठीक है। अब मसला ये आता है कि ये हो गया, और वो मैं और बाद में डिस्कस करूंगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। मैंने मनारात से तो मंगाया, लेकिन बाकी क्या हुआ वो मैं आपको अलग स्टोरी है। फिर आपके पास एक और चीज रह गया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, कि आपको, और वो कहाँ से चाहिए होता है, क्योंकि आप कनाडा में हैं तो ये इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। $10 लगते हैं। आपने उनको वो एक दूसरी कहानी है, वो उसकी भी मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ, बट इट्स टू अर्ली फॉर दैट। बट स्टिल आप चाहें तो उसको जाके सर्च आउट कर सकते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक या वल्नरेबल सेक्टर चेक को कैसे अप्लाई किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट, दैट इज ग्रेड 11-12 से लेकर जो आपका लास्ट एजुकेशन थी वो, ये सब चीजें आपको चाहिए होती है। नाउ दीज आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर दी टीचिंग सर्टिफिकेशन इन कनाडा वेर एवर यू आर अप्लाइंग, किसी भी प्रोविंस, ठीक है जी। 19 स्टेट्स का फर्क आता है, कुछ प्रोविंसेस में कुछ है, कुछ में नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने जो आपको बोला कि मेरा जो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस था उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उस डॉक्यूमेंट को करवाने के लिए, और मैं नहीं भी करा पाई, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर्स तो मेरे पास थे तमाम जगहों के जहाँ जहाँ आई वर्कड एट, फॉर एग्जांपल, and those were very good names in Karachi, and everybody knows about those good names, alhamdulillah. But still
प्रॉब्लम ये हुई कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी थी एंड दोज वर प्राइवेट स्कूल्स लाइक सिटी है, बीकन हाउस है, यहाँ पे मैंने काम किया हुआ था अपने पूरी पाकिस्तान में। और उसके एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी थी, मेरे कोई कॉलीग्स, मेरे कोई फ्रेंड्स वो नहीं थे। बहरिया में मैंने काम किया हुआ था, इनमें वो लोग नहीं थे जो मुझे हेल्प आउट कर सकते या डॉक्यूमेंटेशन को करवाने में मुझे मदद दे सके। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का वो मेरा डाउन द ड्रेन चला गया। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और कंट्री से है, मेक श्योर कि आपका कोई वहां पे मौजूद है जो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद होता है, वही फिल करवाना होता है आपको अपने बैक जहाँ पे भी आपने जॉब की थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा बस अगर आपका कोई क्वेश्चंस है डू लेट मी नो। बट मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। किसी ने मुझसे एक और क्वेश्चन किया कि जी क्या प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि आई नो समबडी जिनको जो उन्होंने प्राइवेट स्कूल में काम किया विदाउट अ टीचिंग लाइसेंस। ठीक है, तो उससे तो यही लगा कि नहीं है और नहीं ही है। ठीक है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स टीचिंग सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा तो उसको प्रेफरेंस भी देंगे, कुछ नहीं देते, दे डोंट केयर। और लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचिंग एंड पब्लिक स्कूल टीचिंग, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। क्या सैलरी में फर्क आता है, क्या आपके लेट्स सपोज अगर आप लाइसेंसिंग के लिए जा रहे हो या नंबर ऑफ टीचिंग ईयर्स आपका काउंट होने का मसला आ रहा है, क्या ये सब चीजें क्या है। तो आई एम गोना टॉक अबाउट दी दैट इज प्राइवेट स्कूल टीचिंग वर्सेस public school teaching in Canada in hopefully in my upcoming videos. So जुड़े रहिएगा, do like, share and subscribe to my channel। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई क्वेश्चंस हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिएगा और आई एम गोना शेयर ऑल द डिस्क्रिप्शन लाइक ऑल द लिंक्स to those certification bodies in Canada in the description box। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, दुआ में याद रखिएगा।